स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। भारत, उसके अलग अलग राज्य और उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी कोविड की दूसरी लहर के साथ जूझ रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन से, जिसे आंशिक लॉकडाउन का नाम दिया गया है, कुछ हद तक जो मामले हैं वो संभल पाए हैं, यानी कि नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। लेकिन उसके बावजूद भी पंचायत चुनाव के आफ्टर इफेक्ट्स कहिए या फिर जिस तरह से पंचायत चुनाव में एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, उसका परिणाम कहिए कि वहाँ पर यानी कि छोटे गांव, जिलों और कस्बों में अभी भी स्थिति कुछ भी कहेंगे एक स्तर तक भी अच्छी नहीं है। साथ ही साथ ब्लैक फंगस के भी कई मामलों से प्रदेश जूझ रहा है। ऐसे में सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेरठ समेत 5 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ संवाद किया और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी रहेगा। सीधा संवाद, क्या बदलेंगे हालात? आपके जिले की चुनौतियां यूनिक होगी, इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का अलग अलग जिलों का दौरा बहुत अच्छी बात, सराहनीय कदम। जनता इसको हमेशा इस रूप में देखती है कि जो मुखिया है वो जनता की सेवा में तत्पर है। इसके ऊपर अगर पीएम नरेंद्र मोदी खुद जिले के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद करते हैं तो भी जनता इसे सराहनीय समझती है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि जिस तरह संक्रमण पिछले महीने अपने चरम पे था, उस वक्त ये सारे संवाद, उस वक्त ये सारी युद्ध स्तर की तैयारियां कहाँ गई थी। अब जब चुनाव भी थम गए हैं, उसके बाद एक राहत की सांस ली गई है, सारी अलग अलग उन चीज़ों से जो कि काम थे उनसे निश्चिंतता पाई गई है, तो लगातार दौरे, लगातार संवाद किए जा रहे हैं। लेकिन इनसे स्थितियां कितनी बदलेंगी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी उतनी ही लिमिटेड है, अभी भी उतनी ही हैं जितनी जनता के लिए नाकाफी साबित हो रही हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह जिलाधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया है, उससे कितने हालात बदलेंगे, कि सरकार की इमेज में जो डेंट आया है उसे ठीक करने के लिए यह किया जा रहा है, या फिर ये सीधा संवाद करने से क्या जो ज़मीनी हकीकत है वो सामने आ पाएगी। क्योंकि लगातार आंकड़ों में, चाहे वो मौत के आंकड़े हों और चाहे वो नए संक्रमितों के आंकड़े हों, चाहे वो अलग अलग केसेस के आंकड़े हों, एक बड़ा फर्क नजर आता है सरकारी आंकड़ों और जो अलग अलग जगहों से प्राप्त होते हैं, जिनके लिए ये कह सकते हैं कि इनमें भी कोई लूप होल्स नहीं है। उन आंकड़ों में आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों आता है, तो चर्चा करेंगे इसी पे। हम हमारे साथ मेहमानों को एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट। एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा और प्रशासन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। उन्होंने सभी जिलों के डीएम से कोरोना संक्रमण की स्थिति व नियंत्रण के उपायों को लेकर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साथ सहित देश भर के 54 जिलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ के लिए बेहद गर्व का क्षण है कि विषम परिस्थितियों के बाद भी आप लोग बेहद सक्रिय व तथा मुस्तैद हैं। आप लोग जिलों के प्रमुख योद्धा हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मौजूद संसाधनों का बेहतर से बेहतर लाभ उठाया है। कोरोना से निपटने के लिए हमको भी बेहद डायनामिक तथा इनोवेटिव होना पड़ रहा है। इसी कारण हम इस पर भी अंकुश लगाने में सफल हो रहे हैं। हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें। अभी 2 दिन पहले ही
मेरी अन्य कुछ राज्यों के अधिकारियों से भी मुझे बात करने का मौका मिला था। उस बैठक में अनेक सुझाव, अनेक समाधान अलग अलग जिलों के साथियों की तरफ से आए हैं। आज भी यहां कुछ जिलों के अफसरों ने अपने जिलों की स्थिति और अपनी रणनीति को हम सबके बीच साझा किया है। जब फील्ड पर मौजूद लोगों से बातचीत होती है तो ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियों से निपटने में बहुत अधिक मदद मिलती है। जिलों के डीएम से संवाद करने के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी के मंत्र का कितना प्रभाव जिलों की व्यवस्था पर पड़ेगा और सिस्टम में कितना सुधार आएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, उनको दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से इन कठिन परिस्थितियों में गांव-गांव जाकर के काम किया जाए, किस तरह से टीम बनाई जाए, वहां के हालातों को समझा जाए और उन तक स्वास्थ्य की सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पहुंचाया जाए। सराहनीय कदम, एक बार फिर इसको हम कहेंगे, लेकिन यहाँ पर चर्चा इस बात की होगी कि इस संवाद के जरिए कितने हालात बदलेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछला अप्रैल का महीना बहुत ही भयावह बीता है। कहेंगे कि ये दूसरी लहर हमारे ऊपर इस तरह से पड़ी जब जनता भी बेफिक्र थी और प्रशासन या सरकार कहें तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि दूसरी लहर जितना चेताया गया था उससे कई गुना बड़े असर के साथ आई। ऐसे में जनता जरूर ये सवाल पूछेगी कि आपकी तैयारियां कितनी थी। पूरे 1 साल का वक्त मिला था, युद्ध स्तर की तैयारी, बड़े बड़े बजट दिए गए थे, तो क्या दूसरी कोरोना की लहर में वो सब काम नहीं आए? हम सब ने देखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी में जिस तरह से डीआरडीओ का अस्पताल जब चरम पर संक्रमण था उस वक्त बना, कितना मुहैया करा पाएंगे हम? और उसके बाद भी चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे वो बेड्स की कमी हो, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कालाबाजारी हो, या इस वक्त जो लोग ब्लैक फंगस से जूझ रहे हैं उनके इंजेक्शंस की कालाबाजारी की खबर हो, किसी में भी ना स्थिरता आ पाई, ना सही तरीके से मरीजों तक वो व्यवस्थाएं पहुंच पाई और कालाबाजारी को रोकने में भी किस हद तक प्रशासन सफल हो पाया, ये लगातार आ रही खबरें बताती हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त जब गांव में संक्रमण तेजी के साथ फैला है, जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करना, गांव-गांव की स्थितियों को समझना, वहां दिशा निर्देश देना सराहनीय कदम कहा जाएगा। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने खुद उत्तर प्रदेश में, हालांकि उन्होंने और भी प्रदेशों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मेरठ समेत 5 जिले शामिल हैं। मेरठ का नाम इसलिए ज़्यादा लिया जा रहा है क्योंकि इस वक्त मेरठ में नए संक्रमित केसेस और कुल संक्रमित केसेस दोनों ही अपने चरम पर हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा है। यूँ तो राजधानी लखनऊ ही हमेशा केसेस के मामले में सबसे नंबर 1 स्तर पर रही, लेकिन इस वक्त मेरठ चरम पे है। इसके अलावा ब्लैक फंगस के भी कई केसेस मेरठ से आ रहे हैं, तो मेरठ पे इस वक्त नज़र बनाए रखना ज़रूरी है, इसलिए मेरठ के साथ भी संवाद किया गया। तो इन सब संवाद के क्या मायने हैं और कितने बदल पाएंगे हमारे हालात, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। अभिषेक, स्वागत आपका। जितने भी पिछले 1 महीने में अलग अलग जिले, अलग अलग गांव में कोरोना के केसेस आए या वहां से बड़ी खबरें आईं, लगातार हमने धरातल पे जाकर के उस चीज़ को कवर किया, उस खबर को अपनी जनता तक पहुंचाया। आप भी धरातल पर रहे काफ़ी वक्त तक। अब जब बात की जाती है कि आंशिक लॉकडाउन के चलते स्थितियां कुछ कुछ संभल रही हैं, या यूं कहें जो चरम था वो बीत चुका है, अब तूफान के बाद के हालात हैं जिन्हें संभालना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जिलों के डीएम के साथ बातचीत करते हैं, कितना समझ पाएंगे वो स्थिति? क्योंकि एक बड़ी बात ये भी होती है कि जो जिले के जिलाधिकारी हैं वो जिले के बारे में हमेशा अच्छी रिपोर्ट ही देंगे कि प्रशासन यथासंभव प्रयास कर रहा है, जितने भी हमारे पास संसाधन हैं उन सब का सुचारू उपयोग किया जा रहा है। भले ही जो असली खबर हो, जो सच खबर हो वो ये कि आबादी के लिहाज से वो संसाधन बहुत कम हैं और न जाने कितने मरीज हैं जो अभाव में, मूलभूत दवाओं तक के अभाव में अभी भी या तो भटक रहे हैं या मर रहे हैं। ऐसे में ये संवाद कितना जायज? ऐश्वर्या जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिन स्टेट्स को रेड जोन घोषित किया गया था, जिन कॉस्मोपॉलिटन शहरों में
पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया था, रेड जोन घोषित किया गया था, वहां पर प्रधानमंत्री खुद अब सुध देने पहुंचे हैं और वर्चुअल माध्यम से ही सही अब जिलाधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, एक तरह से उन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और उनकी भी बेसिक समस्याओं को सुनने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा एक चीज हमें समझनी होगी कि जब कोविड का ये नया स्ट्रेन सामने आया, उससे 1 साल पहले कोविड महामारी पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैली थी, भारत उसमें से एक देश था और उस वक्त ये समझ में बिल्कुल आ गया था, बाकायदा साइंटिस्ट, बाकायदा डीआरडीओ, बाकायदा देश की बड़ी एजेंसियों की तरफ से, स्वास्थ्य एजेंसियों की तरफ से एक के बाद एक अलर्ट घोषित किया जा रहा था कि भविष्य में स्ट्रेन बढ़कर सामने आएगा और शायद तब बच पाना मुश्किल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी थी और अब जब ये नया स्ट्रेन आया है और अब एक के बाद एक पोस्ट कोविड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं, चाहे हम ब्लैक फंगस की बात करें, व्हाइट फंगस की बात करें, जो आज एक नया टर्म सामने आया है और निश्चित तौर पर ये पोस्ट कोविड इफेक्ट की वजह से हो रहा है और इतना भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है कि जिसको भी ब्लैक फंगस हो रहा है उसका सर्जरी के अलावा कोई और इलाज नहीं है, बाकायदा सर्जरी करके उस भाग को ही बॉडी से अलग किया जा रहा है। इन सारी चीजों के बीच प्रधानमंत्री जिलाधिकारियों से पूछ रहे हैं कि उनके जिलों में मास्क की क्या स्थिति है, लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, यानी सोशल अवेयरनेस, मॉरल अवेयरनेस कितना हुआ है। इन सारी चीजों में एक बात साफ है, हम पूरी वर्चुअल बैठक देख रहे थे, जो जानकारी मुहैया कराई गई उसमें किसी भी जिलाधिकारी ने अपनी तरफ से ये बात नहीं कही और सबसे बड़ी बात यह कि जब मुख्यमंत्री खुद इस तरह की बैठकें ले रहे हैं तो प्रधानमंत्री की तरफ से इस बैठक को लेने का मतलब सीधे यही था कि एक पब्लिक मैसेज दिया जा रहा था कि जिलाधिकारियों को खुद प्रधानमंत्री को निर्देशित कर रहे हैं, खासतौर पर उन जिलों को जो रेड पूरी तरह से घोषित किए गए थे, कॉस्मोपॉलिटन वो शहर जो पूरी तरह से रेड जोन घोषित किए गए थे। लेकिन इससे असर कितना आएगा जमीनी स्तर पे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली। यहाँ पे अभिषेक ये भी सवाल बनता है, प्रधानमंत्री जब संवाद करते हैं मेरठ समेत और जिलाधिकारियों के साथ, वो संवाद वर्चुअल रूप से होता है, प्रधानमंत्री जिस तरह से समझाते हैं वो सब चीज़ें बहुत जायज़ लगती हैं कि अब गांव-गांव में हाँ जिस तरह से व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं वहाँ पे तत्काल एक सख्ती के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर और सब चीज़ें हैं उनको मैनेज करने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जनता वो तस्वीर भी भूलती नहीं है, जब बंगाल के चुनाव थे या फिर पंचायत चुनाव थे, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थीं, लोग अलग अलग आप कहेंगे दो तस्वीरों के साथ मीम्स भेजे जा रहे थे कि स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं क्योंकि यहाँ पर कोविड पहुँच सकता है, लेकिन रैलियां नहीं बंद है, यहाँ कोविड नहीं पहुँचेगा। वो तस्वीरें आई, फिर वो चुनाव निपटे, उन चुनाव के बीच में ही वो संक्रमण चरम पे था, वो भी निपटा और अब जब सब चीज से फुर्सत हो गई है तो धीरे धीरे वापस से ध्यान दिया जा रहा है। सीएम दौरे कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल संवाद कर रहे हैं, लेकिन वो तस्वीर भी जनता भूल नहीं पाएगी। हाँ बिल्कुल ऐश्वर्या जी, हमने तस्वीरें देखी हैं, दहलाने वाली तस्वीरें, वो तस्वीरें जिसमें लोग क्रिमेशन सेंटर्स के बाहर बाकायदा अपने परिजनों का दाह संस्कार करने के लिए लाइनों में खड़े थे। 24-24 घंटे की लाइनें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमने देखी है। ये स्थिति बयां कर पाना भी बहुत मुश्किल था। उस दौरान यही जिलाधिकारी खुद दौरा करते हुए नजर आए, कुछ तो कोविड पॉजिटिव हो गया और खुद क्वारंटाइन होना पड़ा उन्हें। उस वक्त कहीं ना कहीं इसकी बहुत खासी जरूरत थी। हालांकि देर आ दुरुस्त आए, कितना काम आता है सामने ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ जमीनी स्तर पर मुख्यमंत्री योगी लगातार ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद भी कोविड पॉजिटिव थे, तबियत भी उनकी नासाज लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो खुद दौरे कर रहे थे और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर खुद रैंडम इसी तरह चेकिंग करके ये बात जानकारी करनी होगी कि कौन से वो जिले हैं जिन्हें रेड जोन घोषित किया गया, वहां सिलेंडर की व्यवस्था क्या है, वहां रेमडेसिविर पहुंची है कि नहीं पर्याप्त मात्रा में, या फिर अब ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए जो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं वो सीधे फार्मेसी से भारत सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया जाता है कालाबाजारी को रोकने के लिए कि अब इस तरह के जो ब्लैक फंगस के इंजेक्शन हैं वो डायरेक्ट पेशेंट्स अपने घर तक पहुंचा सकते हैं, अपने तीमारदार अपने पेशेंट्स तक पहुंचवा सकते हैं, अपने नाम पर बुक कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जानकारी है सबको? मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अभी सबको इस बात की जानकारी नहीं होगी। कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार का बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसकी जानकारी भी उतनी बेहतर तरीके से लोगों को होनी चाहिए कि वो इंजेक्शन सीधे वो अपने पास पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इन सारी चीजों पर भी जमीनी स्तर पर काम करने की बहुत जरूरत होगी और जिलाधिकारी अपनी तरफ से जो रिपोर्ट दे रहे हैं, अब लॉकडाउन के इतने लंबे समय बाद
कोविड के आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लेकिन मोर्टेलिटी रेट में हम लगातार देख रहे हैं कोई कमी नहीं आई। जो लोग भी अस्पताल पहुंचे हैं, चाहे वो इलाज की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या फिर उस दौरान उनकी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि जब अस्पताल पहुंचे तो बहुत देर हो गई थी, लिहाजा मोर्टेलिटी रेट में फिलहाल कोई कमी नहीं आई। देखने की जरूरत होगी कि इस तरह की बैठकों के बाद जिलाधिकारी कितने एक्टिव होते हैं। जो लोग मदद चाह रहे हैं, जो लोग इलाज चाह रहे हैं, या घर पे ही आइसोलेटेड है, या उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वो अस्पताल जा रहे हैं और उनको उतनी अच्छी सुविधाएं व्यवस्थाएं मिल रही हैं। इस बात को बार बार बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि अब स्थितियां कितनी सुधर पाएंगी, क्योंकि अभी भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस को लेकर के जिस तरह कालाबाजारी की खबर, जिस तरह से वैक्सीन 18 प्लस के लोगों को लगाई जा रही है, उन्हें में इस वक्त डोज की कमी की खबर आ रही है। ऐसे में देखना जरूर होगा कि इस संवाद का कितना फायदा होता है। फिलहाल दर्शकों यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी जब खुद जिले के जिलाधिकारियों के साथ संवाद करते हैं तो उसके बाद स्थिति कितनी बदलेगी, चर्चा करेंगे इस पर। आपके जिले की चुनौतियां यूनिक होगी, इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपके जिले की चुनौतियां यूनिक होगी, इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का, और चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अप्रोच की जाए ताकि वहां पर हमारा फोकस रहे, हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, कंटेनमेंट और वर्किंग विद कम्युनिटी को उसी तरह से चलाते रहें। उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरी है कि एक एक वैक्सीन की वेस्टेज को रोका जाए। उनका मत था कि एक वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब हमने किसी एक आदमी को जिसको हम एक सुरक्षा कवच वैक्सीन के रूप में दे सकते थे, हम उससे उसको वंचित कर रहे हैं। तो जरूरी है कि एक एक वैक्सीन भी, कोई भी एक ड्रॉप भी वेस्ट ना हो, उसके तहत हर जिले में, हर स्टेट पे उस पर कार्य किया जाए। साथ ही जरूरी है कि जब कुछ प्रांतों में आइदर रेस्ट्रिक्शंस और अदरवाइज जब ये सारे कार्य चल रहे हैं कंटेनमेंट के, तो जरूरी है कि कैसे इसेंशियल कमोडिटीज और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम ट्रांसपेरेंट पद्धति से सुचारू रूप से चलती रहें। इसी के साथ ही हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, कुछ नई गाइडलाइंस कि अगर किस किस प्रांतों में किस किस समय पे हमें वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए। यह विषय इसलिए बताना जरूरी है कि कई बार कुछ लोग हमारे से ही डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया, मुझे कब वैक्सीन लेनी है। तो इसको साइंटिफिक दृष्टि से बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एविडेंस इसको एनालाइज किया गया, तो जिसमें कुछ मुख्य विषय हम आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे। मुख्यतः जिसमें यह है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव से इलनेस आपकी हुई और आप रिकवर हो गए तो आपको 3 महीने तक रिकवरी के बाद वैक्सीन आप डेफर कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कभी ट्रीट किया गया हो तो भी आप डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल से 3 महीने तक आप वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर आपको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगी हो लेकिन उसके बाद सेकेंड डोज लगने से पहले आप इन्फेक्ट हो गए हो तो भी आप क्लिनिकल रिकवरी के 3 महीने तक आपको वैक्सीन लेने की सेकेंड डोज की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही अगर आप किसी भी जनरल इलनेस के कारण हॉस्पिटल में आईसीयू में रहे हैं तो भी आप वहां से रिकवरी होने के बाद 4 से 8 हफ्ते रुक सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए।
इसी के साथ ही यह भी बताया गया है कि या तो आपने वैक्सीन ली हो या आरटीपीसीआर नेगेटिव हुए पॉजिटिव होने के बाद, उसके बाद आप उसके 14 दिनों के बाद आप चाहें तो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। वैक्सीन जो है वह लैक्टेटिंग विमेन के लिए सेफ है। और साथ ही यह भी बताया गया, क्योंकि कई स्थाई पर हमने पाया कि लोग वैक्सीन देने से पहले रैट टेस्टिंग एक इंसिस्ट करते हैं या सोचते हैं, तो उसको भी बताया गया कि कोई रैट टेस्टिंग की जरूरत नहीं है वैक्सीनेशन लेने से पहले। वैक्सीन की ओवरऑल परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे कि देश में करीब 18 करोड़ के करीब वैक्सीन फ्री डिलीवरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टेट्स को देकर हम लोगों में डोजेस के रूप में अब तक दी जा चुकी हैं। इसी तरीके से 18 से 44 एज ग्रुप में 70 लाख के करीब वैक्सीन अब फील्ड में उस एज ग्रुप को दी जा चुकी हैं। कंटेनमेंट एक बहुत मुख्य विषय है। हम आप लोगों के सामने दुर्ग, जो कि एक टीयर 2 या टीयर 3 टाउन के रूप में हम बता सकते हैं, वहां पर जब हमने देखा कि केसेस एक गति से बढ़ते जा रहे थे, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कंटेनमेंट पर एफर्ट किया, उसके सुफलितल के रूप में हम देखते हैं कि आज वहां पर केसेस कम होने शुरू हुए हैं। जहां वहां पर करीब 8 मार्च। तो एक बार फिर आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 5 जिलों के डीएम के साथ सीधा संवाद किया है। इस कोरोना काल में जब दूसरी लहर से प्रदेश जूझ रहा है, जब आंशिक लॉकडाउन लगे हुए लगभग ये तीसरा हफ्ता है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जब सीधा संवाद करते हैं तो उससे कितने हालात बदल जाएंगे, वो जो दिशा निर्देश देते हैं वो कितना धरातल पे उतर पाएंगे, कितना असर इसका दिखेगा। क्योंकि जनता जिस तरह से त्राहिमाम कर रही है पिछले 1 महीने से स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में, क्या वो तस्वीर बदल पाएगी उत्तर प्रदेश में? तो चर्चा करते हैं हम, और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अनीश अंसारी जी जुड़े हुए हैं। अनीश जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। सर, आप भी यूँ कहेंगे एक लंबे वक्त तक ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो संवाद हुआ है इससे कितनी तस्वीर जो है ये बदल पाएगी? कोई और आवाज भी आ रही, इसको जरा सा करेक्ट कर लीजिए। नॉइस बेटर। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि जिला लेवल के अफसरों से सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट बात कर रही है। इससे सही सिचुएशन जानने में मदद मिलेगी। लेकिन जो बड़ी चीज़ें जो भारत सरकार ही कर सकती है या प्रदेश सरकार कर सकती है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। इस वक्त कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को एक पॉलिसी रिवाइज की, उसमें ये कह दिया कि 50% जो वैक्सीनेशन है या वैक्सीन है वो भारत सरकार प्रिकोर करेगी, और 50% में से रिमेनिंग जो है प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी। इस पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है। भारत सरकार को चाहिए कि टोटल वैक्सीनेशन का ऑर्डर पूरे भारत के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट का अस्पताल हो, उन सब के लिए एक जगह तरीके, सामूहिक तरीके से ऑर्डर प्लेस करें। ऑर्डर प्लेस करने से ये फायदा होगा कि जो सप्लायर्स हैं सारी दुनिया के, उनको पता होगा कि ये फर्म ऑर्डर है, और उसके बुनियाद पे प्रोडक्शन कैपेसिटी वो अपनी बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन देंगे और शेड्यूल के हिसाब से डिलीवरी करेंगे। फिर जो सेल प्राइस का जो वेरिएशन है वो घटाया जा सकता है। अगर भारत सरकार सामूहिक तरीके से ऑर्डर प्लेस करती है, चाहे वो केरल का आदमी हो, चाहे वो यूपी का आदमी हो, सबको या कश्मीर को, सबको एक रेट पे दिया जा सकता है। ये तरीका ऐसा है जो सारी बड़ी कंपनियां, यूनिलीवर, लाइफ बॉय की, आप कोई भी मट्टी कहीं खरीदे, छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े शहर में एक ही प्राइस मिलता है। तो यूनिफॉर्म सेल प्राइस भारत सरकार डिटरमिन कर सकती है अगर उसके पास हो। तीसरी बड़ी चीज यह है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। खाली 2 इदारे भारत सरकार ने अलाउ किए हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और दूसरा वाला। अब उससे इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने जा रही है। अभी मुश्किल से 2% से कम लोग वैक्सीनेशन में आए हैं, 2.5% करीब, और जो 2.5% नेशनल एवरेज है, और उसमें यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जो 1/3 है सारे इंडिया की आबादी की, उसमें 2% से भी नीचे अभी वैक्सीनेशन हुआ है। तो इस वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीन का प्रिक्योरमेंट किया जाए, उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी भी सही रखना चाहिए, कि नहीं कि 18 साल से ऊपर वालों को अलाउ कर दिया और वैक्सीन आपके पास है नहीं। आपको जो पहले आपने फैसला किया था कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मिडवाइफ्स हैं, उनका ख्याल पहले रखेंगे,
बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे। पहले प्रायोरिटी के एरियाज को करें, जो ज़्यादा कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, बीमारी उनको, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की बीमारी, तो जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार है वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। 18 साल और उससे 45 के बीच का रेंज है वो वेट कर सकता है। एक बड़ी चीज जो देखी जा रही है वो ये कि भारत सरकार में और प्रदेश सरकार में भी अगर कोऑर्डिनेशन से काम हो तो ज्यादा अच्छा काम होगा। इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, जो भारत सरकार का इदारा है जो ओवरसी कर रहा है, उसके तहत एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की जरूरत है। उसमें ये करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर उसकी सदारत करें, उसके अध्यक्ष हो, उसमें सारे इंडिया के जो चीफ मिनिस्टर हो उसके मेंबर हो, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जैसे हेल्थ है, रेवेन्यू है और आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज भारत सरकार के उसके मेंबर हो। और अगर भारत सरकार मुनासिब समझे तो इसमें जो अपोजिशन के बड़े लीडर्स हैं नेशनल लेवल के, उनको भी मेंबर बना दें। उससे फायदा होगा कि एक जो राष्ट्रीय विपदा है, ये तो नेशनल क्राइसिस है, ये किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सारे नेशन की जिम्मेदारी है। इसलिए इसमें बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक नेशनल क्राइसिस है और इससे निपटना बहुत जरूरी है। अब चाहिए कि हम बड़े स्तर पर तैयारी करें ताकि जो तीसरी वेव है उससे बचने पाए। अनीस साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपके जिले की चुनौतियां यूनिक होगी, इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए।